अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 93 फॉर क्लास 12, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का टॉपिक हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है और इसमें हमने स्टडी किया है about the different elements and why they are called as transition elements. Transition elements actually they are the elements in between the metals and the non metals, और ये वो elements हैं जो कह लें आप कि उनकी आउटर मोस्ट शेल जो है डी या फिर एफ सब शेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होती है। इसमें हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा तो हमने स्टडी किया था कि जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं बिकॉज दे आर लोकेटेड इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो बाइंडिंग एनर्जीज़ हैं वो मैक्सिमम होती हैं तब जब इनकी डी सबशेल या तो हाफ फिल्ड हो या फिर फुली फिल्ड हो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हमने स्टडी किया, दे आर टिपिकली ऑफ टू टाइप्स, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कम्प्लीटली उतरते हैं, उनको कम्प्लीटली फुलफ़िल करते हैं। लेकिन अगर हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ एक आध करेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, बाकी सारे मेन ग्रुप की तरह वो कोई भी प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट शो नहीं करते। ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और अब हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसमें हमने सबसे पहली जो जनरल करेक्टरिस्टिक डिस्कस की थी दैट वाज अबाउट द बाइंडिंग एनर्जीज़। तो हमने देखा कि किस तरह से बाइंडिंग एनर्जीज़ का यहाँ पे ट्रेंड है कि किस तरह से वो इंक्रीज़ होती है और कब जाके वो डिक्रीज़ हो जाती है, और इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जीज होती है। Further, when we move to our today's topic that is about the melting and boiling point of transition elements, तो इसको स्टडी कर लेते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसी फिज़िकल करैक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग स्टडी करके इसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट, उनके दरमियान के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन सब को स्टडी कर सकते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से फिर गैशियस स्टेट में जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में देखें तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर वेरी हाई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि इनके मॉलिक्यूल्स को इजीली सेपरेट नहीं होने देती। दैट इज़ वाई इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है टू ओवरकम दो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दैट इज़ वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर हम इनके ट्रेंड को देखें तो मेल्टिंग पॉइंट दे गोज़ ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज़ टिल द मिडल ऑफ द सीरीज़। मिडल में जाके ये मैक्सिमम होते हैं, और मिडल के बाद जब हम लोग फर्दर आगे ग्रुप नंबर 2B तक मूव करते हैं तो ये फिर दोबारा से डिक्रीज़ होते होते मिनिमम लेवल पे आ जाते हैं। यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज़ लेफ़्ट साइड से अगर आप स्टार्ट करें, मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम है, मिड में आते आते जब राइट साइड पे मूव कर रहे हैं ये मैक्सिमम हो गया, और जब मिड से फर्दर आप राइट साइड पे मूव करें टू द एंड ऑफ द सीरीज़ तो यहाँ पे आते आते दोबारा से मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम हो जाता है। ये जो ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट का कि पहले लो है, फिर मिड में आके हाई है, फिर दोबारा से आगे लो होना शुरू हो जाता है, इट को रिलेट्स विद द बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स में भी हमने सेम ट्रेंड को स्टडी किया था कि जो बाइंडिंग है अगर हम लोग वो स्टार्ट से देखें, लेफ़्ट साइड से देखते हैं तो शुरू के सीरीज़ में शुरू में पहले वो बाइंडिंग एनर्जी बहुत लो थी। फिर जैसे जैसे ग्रुप नंबर 5B और 6B में गए वहाँ पे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हाई थे। तो जो ग्रुप नंबर 6B है यहाँ पे हाईएस्ट थी बाइंडिंग एनर्जी। सेम इज़ द केस विद द मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट साइड ऑफ द सीरीज़, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज़ होता है
फिर जब फर्दर 6B से हम अगले ग्रुप्स में जाते हैं, यानी कि ग्रुप नंबर 2B तक जाएंगे, तो ये फर्दर यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सेम इज़ द केस विद द बाइंडिंग एनर्जी एंड सेम इज़ द केस विद द मेल्टिंग पॉइंट। यही चीज़ हमने मेल्टिंग पॉइंट में भी देखी थी, जैसा कि आप फिगर नंबर 6.1 और फिगर नंबर 6.2 में भी देख सकते हैं कि पहले बाइंडिंग एनर्जी लो थी और उसके बाद मिडल में हाई हुई और उसके बाद फर्दर जब हम ग्रुप नंबर 6B से आगे मूव किए तो वो फर्दर लो होती गई। नाउ लेट मी शो यू दीज डायग्राम्स ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। यू हैव दिस डायग्राम्स इन योर बुक, फिगर नंबर 6.1 एंड फिगर नंबर 6.2, जहाँ पे दो डिफरेंट ग्राफ्स हैं। फर्स्ट ग्राफ है, इट इज़ शोइंग अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी एंड सेकेंड ग्राफ इज़ शोइंग अबाउट द melting point of the elements of first and third transition series. Now this trend is about the binding energy. You can see in the beginning जो ग्राफ दिखा रहा है हमें from here it is low at lower value, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप के जो ट्रांजिशन सीरीज़ हैं उनके मिड में पहुँचे दे हैव हाई वैल्यू, और जब फर्दर मिडल से आगे मूव करते जाते हैं तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती जाती हैं। सिमिलर ग्राफ हमें देखने को मिलेगा अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। Here you can see this is about the first transition series and this one is about the second transition series. दोनों में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बिगनिंग से चलते हैं फ्रॉम द लेफ़्ट सीरीज़, फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड साइड, तो इन मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। जैसे जैसे फर्दर हम आगे मूव करते जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स मैक्सिमम पे पहुंच चुके हैं अपनी अपनी जगह पे, और फर्दर जब मिडल से आगे सीरीज़ की तरफ मूव करते हैं ग्रुप नंबर 2B तक, तो मेल्टिंग पॉइंट फिर से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को बाइंडिंग एनर्जी के साथ, और उसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हैं तो वो किस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, यानी उतने ही स्ट्रांगली वो बाइंड करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेकेंडली उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उसी तरह से हाई होंगे जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना शुरू हो जाती है, नंबर ऑफ़ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप नंबर 6B टू फर्दर ग्रुप नंबर 2B, राइट साइड पे जाते जाते हैं, तो उस तरह से वहाँ पे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज़ हो रहे हैं और नंबर ऑफ़ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में वाज़ह तौर पे इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो जाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे अब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं मिलेंगे कि जो बाइंडिंग में हिस्सा ले सके, जो बाउंड बनाने में, जो पेयर बनाने में हिस्सा ले सकें, बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद ईच अदर। तो वहाँ पे इसीलिए ऑब्वियसली वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएंगे, एलिमेंट्स के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो इतने स्ट्रांगली बाउंड नहीं रहेंगे, दैट इज़ वाई उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब इट इज़ सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट इज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आई हो। इसके बाद हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द अनदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज़ कोवेलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। So our next property is covalent radii and ionic radii. Radii means radius. It is a plural of radius. कोवेलेंट रेडियाई यानी कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स नॉर्मल फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, कोई भी उनका आयन नहीं बना हुआ, उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है एक ट्रांजिशन एलिमेंट ने दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, तो उस सूरत में ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कैसा रेडियस होगा उसके एटम्स का, दैट इज़ कॉल्ड एज दी कोवेलेंट रेडियाई। आयनिक रेडियाई यानी कि जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयंस में तब्दील हो जाते हैं, आइदर कैट आयंस और एनायंस, तो उस सूरत हाल में इनके रेडियस कैसे होंगे, किस तरह से इसमें रेडियस का क्या ट्रेंड है अक्रॉस द सीरीज़, यानी कि व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड वी मूव टू द राइट साइड, तो किस तरह से इनके रेडियस चेंज हो रहे हैं, क्या वो इस सीरीज़ के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं,
अब हम इसको स्टडी करते हैं। जो कोवेलेंट रेडियाई है, अगर हम लोग बिगिनिंग करते हैं व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे कोवेलेंट रेडियाई बहुत ज़्यादा है, कोवेलेंट रेडियस बहुत ज़्यादा है ट्रांजिशन एलिमेंट का। और जैसे जैसे हम राइट साइड पे आना स्टार्ट करते हैं तो इट डिक्रीजेज रैपिडली, बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होता है। यानी कि पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप में आपको वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा कि पहले ग्रुप में लेफ़्ट साइड से अगर स्टार्ट करते हैं, पहले ग्रुप में बहुत ज़्यादा हाई है, उसका बहुत ज़्यादा रेडियस है, लेकिन जैसे हम नेक्स्ट ग्रुप में जाते हैं, फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में आ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड, तो वहाँ पे उसके फर्दर रेडियस जो है डिक्रीज़ हो जाता है। देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। पहले तो एकदम से डिक्रीज़ होता है, रैपिडली डिक्रीज़ होगा, उसके बाद डिक्रीज़ होने के बाद जब फर्दर हम एक ग्रुप से अगले ग्रुप, उससे अगले ग्रुप ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर मूव कर रहे हैं, तो पहले तो रैपिडली डिक्रीज़ हुआ, उसके बाद वो फर्दर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, और अगर कुछ चेंजेस आती भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा माइनर आएंगी। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द सीरीज़ ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड, फाइनली दोबारा से जो उसका कोवेलेंट रेडियस है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। पहले वो इंक्रीज़ है लेफ़्ट साइड पे, जैसे ही आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे एक दो ग्रुप मूव करेंगे वो एकदम से डिक्रीज़ होगा, रैपिडली डिक्रीज़ होगा, फिर थ्रू आउट द सीरीज़ ये कांस्टेंट रहेगा, और एंड पे जब आप जाएं राइट हैंड साइड पे तो वो दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये जो इंक्रीज़ है कोवेलेंट रेडियाई का जो हम देख रहे हैं, इसका जो ट्रेंड है कि पहले रैपिडली डिक्रीज़ हुआ, फिर एंड ऑफ द सीरीज़ फिर कांस्टेंट रहा, फिर एंड ऑफ द सीरीज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल कि ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं द फील्ड 3D ऑर्बिटल्स दैट हैव कॉन्ट्रैक्टेड इन द इलेक्ट्रॉन कोर, और इसीलिए जो आउटर 3D इलेक्ट्रॉन के बाहर 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे मूव इफेक्टिवली, दे आर मोर अफेक्टेड बाय द न्यूक्लियस। यानी कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे उन्होंने कहा पॉसिबिलिटी है कि ये जो आपको ट्रेंड दिख रहा है कोवेलेंट रेडियस में कि पहले रैपिडली डिक्रीज़ होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर आगे जाके इंक्रीज़ होगा, इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि जो 3D ऑर्बिटल्स हैं, आपको पता है कि जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं 3D ऑर्बिटल्स फिल अप होना शुरू हो जाते हैं, तो जो 3D ऑर्बिटल्स हैं वो फिल हुए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि साइज़ में डिक्रीज़ हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कोर बना देते हैं। तो उनके बाहर 3D इलेक्ट्रॉन की ये शेल है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन कोर बना देगी। तो इसके बाहर वाली जो यहाँ पे 4s सब शेल है, इट इज़ अफेक्टेड बाय द न्यूक्लियस दैट इज़ इनसाइड, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनसाइड के न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो आपको पर्टिकुलर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नज़र आ रहा है वो इस अफेक्ट की वजह से है। अगर हम देखें आयनिक रेडियस को, ये तो बात होगी कोवेलेंट रेडियस की, यानी कि जिस वक्त ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटम्स वो न्यूट्रल थे, उन्होंने कोई भी आयन नहीं बनाया, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, हमने उस टाइम पे इस सीरीज़ को देखा। और अब अगर हम लोग आयनिक रेडियस को देखते हैं, यानी कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयंस में चेंज हो जाते हैं आइदर बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो उस वक़्त उनके चेंजेस क्या आते हैं रेडियाई में, क्या रेडियाई चेंज होते हैं या फिर क्या वो डिक्रीज़ होते हैं या फिर इंक्रीज़ होते हैं। अगर हम इनकी सीरीज़ को देखें तो वो कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, इनका इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना बहुत इरेगुलर सा है। सो इसमें हम लोग कोई भी पीरियोडिक ट्रेंड जो है उसको डिफ़ाइन करना कि ये थ्रू आउट द सीरीज़ किस तरह से है, वो ज़रा डिफ़िकल्ट है रैशनलाइज करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए कि किस तरह से, बिकॉज इट इज़ वेरी रैंडम। आयनिक रेडियस थ्रू आउट द सीरीज़ वो रैंडमली चेंज हो रहा है, कहीं पे इंक्रीज़ है, कहीं पे डिक्रीज़ है, फिर फर्दर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए कोई भी एक स्पेसिफ़िक रीज़न, स्पेसिफ़िक वजह या स्पेसिफ़िक ट्रेंड नहीं बताया जा सकता। नाउ लेट मी शो यू द ग्राफ जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। Now when we look at the graph, तो ये जो above वाला ग्राफ है, it shows this blue line, it shows about the covalent radii, और ये हमें आप देख सकते हैं कि पहले कैल्शियम का बहुत हाई था, फिर जैसे ही हम अगले ग्रुप में पहुँचे उसका रेडियस डिक्रीज़ हो गया, फिर फर्दर पूरे सीरीज़ में ये कांस्टेंट रहा निकल तक, उसके बाद दोबारा से कॉपर और जिंक में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था। यही मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में रैपिडली डिक्रीज़ होगा,
फिर कांस्टेंट रहेगा और एंड पे राइट साइड पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर हम देखेंगे सेकेंड ग्राफ की तरफ, दिस सेकेंड लाइन इट शोज़ अस अबाउट द आयनिक रेडियाई, और आप देख सकते हैं ये किसी एक स्पेसिफिक ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, कहीं पे रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है आयनिक रेडियस, तो इसीलिए इसका कोई ट्रेंड डिफ़ाइन नहीं किया गया। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर डिस्कस्ड। फर्स्ट वन वाज अबाउट द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड सेकंड वन इज़ अबाउट द कोवेलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर यहाँ तक का समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माई नेक्स्ट लेक्चर।